हेलो दोस्तों, सुप्रभात। मैं राजवीर साहू आपके चैनल दृष्टि न्यू विजन में आपका स्वागत करता हूं। जैसे पिछले वीडियो में मैंने आपको वर्णमाला संबंधित चर्चा की थी, आज इसी के अगले जो टॉपिक है शब्दों का वर्गीकरण या शब्द भेद, उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो देखते हैं शब्द। तो शब्दों का वर्गीकरण, शब्दों का वर्गीकरण या कह सकते हैं शब्द भेद, या क्या कह सकते हैं शब्द भेद। अब बात करते हैं कि आखिरकार शब्द होते क्या है। शब्द यानी कि वर्णों के व्यवस्थित एवं सार्थक समूह को क्या कहते हैं, शब्द कहते हैं। एक बार फिर से सुन लीजिए, वर्णों के व्यवस्थित एवं सार्थक समूह को हम क्या कहते हैं, शब्द कहते हैं। अब प्रश्न ऐसे भी आ जाता है, पूछेगा कि शब्दों का वर्गीकरण हम कितने प्रकार से किया जा सकता है। तो शब्दों का वर्गीकरण हम निम्न प्रकार से करते हैं। पहला होता है उत्पत्ति या ऐतिहासिक दृष्टिकोण के आधार पर, उत्पत्ति या ऐतिहासिक दृष्टिकोण के आधार पर, उत्पत्ति या ऐतिहासिक दृष्टिकोण के आधार पर। दूसरा होता है रचना या बनावट के आधार पर, रचना या बनावट के आधार पर। तीसरा होता है व्याकरणिक विवेचना के आधार पर। और चौथा होता है अर्थ के आधार पर। चौथा क्या होता है, अर्थ के आधार पर। अर्थात शब्दों का वर्गीकरण हम कितने प्रकार से करेंगे, तो शब्दों का वर्गीकरण मुख्य रूप से आपको 4 प्रकार से किया जा सकता है। पहला है उत्पत्ति या ऐतिहासिक दृष्टिकोण के आधार पर। दूसरा होता है रचना या बनावट के आधार पर शब्दों का वर्गीकरण। तीसरा होता है व्याकरणिक विवेचना के आधार पर शब्दों, और चौथा होता है अर्थ के आधार पर शब्द। तो अब प्रश्न ये उठता है, इसमें और भी कई प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। पूछ लेता है उत्पत्ति या ऐतिहासिक दृष्टिकोण के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं, रचना या बनावट के आधार पर कितने प्रकार के होते हैं, व्याकरणिक विवेचना के आधार पर कितने प्रकार के होते हैं, और अर्थ के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं। तो उत्पत्ति या ऐतिहासिक दृष्टिकोण के आधार पर शब्द मुख्य रूप से आपको 4 प्रकार के माने गए हैं। ठीक है, कौन कौन से होते हैं देखिए जरा। पहला होता है आपका तत्सम, दूसरा होता है तद्भव, और तीसरा होता है देशज, और चौथा होता है विदेशज, और एक पांचवा भी माना गया है जिसको हम कह सकते हैं संकर। क्या होता है, संकर शब्द। तो अब यदि यहां से आपको कभी प्रश्न पूछ लिया जाए कि बताइए उत्पत्ति या ऐतिहासिक दृष्टिकोण के आधार पर शब्द, तो मुख्य रूप से आप 4 ही लिखिएगा। ठीक है, क्योंकि संकर को नहीं माना गया है। यदि 4 और 5 दोनों ऑप्शन में देता है तो पहली वरीयता हम किसको देंगे, 4 को। यदि 4 नहीं दिया है तब हम उसको क्या करेंगे, 5 को माना जाएगा। ठीक है, तो उत्पत्ति या ऐतिहासिक दृष्टिकोण के आधार पर शब्द कितने प्रकार के मुख्य रूप से हो गए, 4 प्रकार के। रचना या बनावट के आधार पर मुख्य रूप से आपके शब्द कितने होते हैं, 3 प्रकार के। कौन कौन से देखते हैं जरा। पहला होता है रूढ़, दूसरा होता है यौगिक, और तीसरा होता है योग रूढ़। तीसरा क्या होता है, योग रूढ़ होता है। ठीक है, रचना या बनावट के आधार पर शब्द मुख्य रूप से कितने प्रकार के हो गए, 3 प्रकार के, रूढ़, यौगिक और योग रूढ़ होता है। व्याकरणिक विवेचना के आधार पर शब्द मुख्य रूप से कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है विकारी, और दूसरा होता है आपका अभिकारी। दूसरा क्या होता है आपका, अभिकारी होता है। ठीक है, और अर्थ के आधार पर शब्द मुख्य रूप से कितने होते हैं, ये भी 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से, एक माना गया है आपका सार्थक, और दूसरा होता है निरर्थक। एक क्या होता है, सार्थक, और दूसरा क्या होता है, निरर्थक। यानी कि यदि हम यहाँ पर बात करें कौन कौन से हो गया, एक सार्थक हो गया,
और दूसरा क्या हो गया, निरर्थक हो गया। तो जो ठीक है, एक सार्थक हो गया और दूसरा क्या हो गया, निरर्थक। फिर सार्थक के कुछ भेद किए गए हैं जिसको हम कहते हैं एकार्थी, अनेकार्थी, समानार्थी, और तीसरा होता है, चौथा होता है विपरीतार्थी। ये मुख्य रूप से आपके किसके भेद हो जाते हैं, ये आपके सार्थक के भेद हो जाते हैं। निरर्थक के आपके पास कोई भेद नहीं होते हैं। तो ये होता है शब्दों का मुख्य रूप से क्या, वर्गीकरण, जिसके बारे में हम क्या करेंगे, डिस्कशन करेंगे। पूछेगा उत्पत्ति या ऐतिहासिक दृष्टिकोण के आधार पर शब्द, रचना या बनावट के आधार पर शब्द, व्याकरणिक विवेचना के आधार पर शब्द, और अर्थ के आधार पर शब्द। अर्थ के आधार पर हमने कहा दो होंगे, सार्थक और निरर्थक। सार्थक के आपके ये भेद होते हैं। चलिए बेटा स्क्रीनशॉट ले लीजिए, देखते हैं आगे इसके बारे में। चलिए देखते हैं जरा। अब एक को हम लेकर के चलेंगे। पहला जैसे हमने आपको बताया उत्पत्ति या ऐतिहासिक दृष्टिकोण के आधार पर, आज हम इसको पूरा पहले आपको हम क्या करेंगे, डिस्कशन करेंगे। इसके बाद इनको हम आपको स्टेप बाय स्टेप करवाएंगे। तो चलिए बात करते हैं। पहला है आपका तत्सम। जैसे मैं आपको चर्चा करूं तत्सम, ठीक है। तत्सम को यदि हम अलग करेंगे तो क्या बनेगा, तत् प्लस सम। क्या बनेगा, तत् प्लस सम। तत् मीन्स होता है उसके, और सम मीन्स होता है समान या बराबर। तत् माने उसके, समान या बराबर, अर्थात उसके समान या उसके बराबर। अब प्रश्न ये उठता है किसके समान या किसके बराबर, यानी कि ऐसे शब्द जो संस्कृत के समान हो, यानी कि ऐसे शब्द जो संस्कृत के समान हो या संस्कृत निष्ठ शब्दों को ही हम क्या कहते हैं, तत्सम कहते हैं। ध्यान दीजिए फिर से, कि ऐसे शब्द जो संस्कृत के समान हो या संस्कृत निष्ठ शब्दों को ही हम क्या कहते हैं, तत्सम कहते हैं। दूसरा आपका आ जाएगा, जैसे मैंने कहा तद्भव, हमने कहा तद्भव, इसको भी अलग करेंगे। तत् प्लस भाव आ जाएगा। तत् माने उसके भी होता है और उससे भी होता है। अब भाव मीन्स होता है उत्पन्न। भाव मीन्स क्या होता है, उत्पन्न, ठीक है। अर्थात उससे उत्पन्न, हमने क्या कहा, उससे उत्पन्न, यानी ऐसे शब्द जो संस्कृत से उत्पन्न होकर हिंदी में आ गए। ध्यान देना फिर से, ऐसे शब्द जो संस्कृत से उत्पन्न होकर हिंदी में आ गए हैं वो आपके तत्सम होंगे। यानी इसका क्या बना, ऐसे शब्द, ध्यान दीजिएगा, ऐसे शब्द जो संस्कृत के समान हो। किसके समान हो, संस्कृत के समान हो, उन्हें क्या कहते हैं, तत्सम कहते हैं। क्या कहते हैं, तत्सम कहते हैं। इसका मतलब ये होगा कि ऐसे शब्द जो संस्कृत से उत्पन्न होकर हिंदी में आ गए हैं, ध्यान दीजिएगा, हिंदी में आ गए हैं, उन्हें तद्भव कहते हैं। अब ध्यान दीजिएगा कि हमने कहा संस्कृत शब्दों को हम क्या कहते हैं, तत्सम। संस्कृत से उत्पन्न होकर जो हिंदी में आए उन्हें क्या कहेंगे, तद्भव। अब संस्कृत से डायरेक्ट तो हिंदी में नहीं आ गए होंगे, इसके लिए कुछ उन्होंने और भी कई भाषाओं से आए होंगे। तो देखते हैं, और भी जैसे मैंने कहा आपकी सबसे प्राचीन भाषा क्या हुई, आपकी संस्कृत। संस्कृत के बाद क्या है, पाली। पाली के बाद क्या है, प्राकृत। प्राकृत के बाद क्या है, अपभ्रंश, ठीक है। अपभ्रंश से फिर आपका हिंदी आ गई, यानी कि हिंदी की उत्पत्ति आपकी सौशेली अपभ्रंश हुई है। सौशेली का साथ सौशेली का एक पार्ट होता है पश्चिमी हिंदी। तो हमने कहा जो ये शब्द है, ध्यान दीजिएगा फिर से बात को, जो ये शब्द है संस्कृत की आपकी क्या होंगे, तत्सम। अब यहां से निकल करके हिंदी में तो अर्थात पाली से भी आया होगा, प्राकृत से भी आया होगा, अपभ्रंश से भी आया होगा। तो यानी कि इन, तो अब कहीं आपने पूछता है तद्भव, तो पाली तद्भव भी होता है, प्राकृत भी तद्भव होगा और अपभ्रंश भी, फिर आपका हिंदी, तब आपका निकल करके आएगा। अर्थात
जो तत्सम से तद्भव में हिंदी में आए हैं तो वो शब्द आपका पाली से भी आया, प्राकृत से भी आया, अभ्रंश से भी आया, हिंदी से भी आया। फॉर एग्जाम्पल के लिए और समझ लेते हैं कैसे। जैसे मैं आपसे कह दूं एक शब्द उज्ज्वल, ध्यान दीजिएगा, एक शब्द मैंने आपसे क्या कहा, उज्ज्वल। उज्ज्वल आपका कैसा शब्द है, संस्कृत शब्द। कैसा शब्द है, संस्कृत शब्द है। यही उज्ज्वल शब्द बिगड़ करके क्या बना, उज्जवल बना। किसमें बना, उज्जवल बना। उज्जवल आपका, ये आपका पाली में भी बोला जाता था और प्राकृत में भी बोलते थे, ठीक है, उज्जवल। फिर यही शब्द फिर बिगड़ करके बना उजला। क्या बना, उजला। उजला शब्द आपका किसमें आ गया, अपभ्रंश में आया, ठीक है। फिर यही शब्द फिर बिगड़ करके बना उजाला, ये आपका किसमें आ गया, हिंदी में आ गया। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि संस्कृत से बिगड़ते बिगड़ते शब्द जो हिंदी में आ गए हैं वो आपके क्या होंगे, वो आपके तद्भव शब्द होंगे। बात क्लियर हुई। यानी कि ऐसे शब्द जो संस्कृत से उत्पन्न होकर हिंदी में आए वो आपके तद्भव होंगे और संस्कृत निष्ठ शब्दों को हम क्या कहते हैं, तत्सम कहते हैं। यहां तक बात क्लियर हुई बेटा। चलिए इसके स्क्रीनशॉट ले लीजिए, देखते हैं जरा। अब तत्सम और तद्भव, ध्यान दीजिएगा, तत्सम और तद्भव की चर्चा करते हैं थोड़ा सा और। इनको कुछ आप पहचानोगे कैसे कि कौन सा शब्द आपका तत्सम होता है और कौन सा शब्द आपका मुख्य रूप से तद्भव होता है। ध्यान दीजिएगा बात को, कुछ मैं पॉइंट्स बता दे रहा हूं, तुमको थोड़ा सा दिमाग में रख लीजिएगा। जैसे एक तरफ आप तत्सम हो गया और एक तरफ क्या हो गया, तद्भव हो गया। ध्यान देना, देखिए जितने भी आपके संयुक्त हैं, छा, त्रा, ज्ञा और स्रा, ठीक है, ये हमेशा किसमें प्रयोग किए जाएंगे, तत्सम शब्दों में प्रयोग करेंगे। ध्यान दीजिए बात को, यानी कि संयुक्त व्यंजन का प्रयोग किसमें होगा, तत्सम में ही होगा। दूसरा पॉइंट, सा और सा का प्रयोग भी किसमें होगा, तत्सम में होगा। तो सा और सा आपका किसमें, ये आपका तद्भव में किसका प्रयोग होगा, इस सा का प्रयोग होगा। ध्यान देना, सा अर्थात सा और सा किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, सा में। छा, त्रा, ज्ञा, स्रा का प्रयोग आपका किसमें होगा, तत्सम में ही होगा। बात क्लियर, ठीक है। दूसरी बात है जो अनुस्वार, ध्यान देना, अनुस्वार का प्रयोग किसमें होगा, तत्सम में होगा। किसमें, अनुस्वार का प्रयोग किसमें होगा, तत्सम में। यानी कि अनुनासिक का प्रयोग किसमें होगा, तद्भव में होगा। अनुनासिक का प्रयोग तद्भव में होगा, ठीक है। और आगे देखते हैं जरा बिंदु, ठीक है। अनुस्वार का प्रयोग हमने तत्सम में कर दिया, अनुनासिक का प्रयोग हमने किसमें किया, ठीक है। वा का प्रयोग आपका तत्सम में होगा और बा का प्रयोग तद्भव में होगा, ठीक है। यानी कि वा का प्रयोग किसमें होता है, तत्सम में, और बा का प्रयोग क्या होता है, तद्भव में। खा का प्रयोग आपका तद्भव में होगा। इसका प्रयोग, खा का प्रयोग आपका। तो इस तरह से ये कुछ पॉइंट्स हैं जिसको ध्यान में देख लीजिएगा। इसके आधार पर हम इन बिंदुओं को कुछ ध्यान में रख लेंगे, तो इसके आधार पर क्या करते हैं, हम तत्सम या तद्भव हम क्या करते हैं, पकड़ लेते हैं। बात क्लियर हुई। अब आगे देखते हैं जरा अगला शब्द, तीसरा पॉइंट है देशज शब्द। अगला पॉइंट है देशज। क्या है, देशज। ध्यान देना, देशज को हम देसी शब्द भी कहते हैं। क्या कहते हैं, देसी शब्द भी कहते हैं। यदि हम इसको अलग करें
तो देश प्लस जा। यदि हम इसको अलग करें तो क्या होगा, देश प्लस जा। जा मीन्स क्या हुआ, उत्पन्न। जा मीन्स क्या हुआ, उत्पन्न। ठीक है, यानी कि ऐसे शब्द जो अपने देश में ही उत्पन्न हुए हो, ध्यान दीजिए, यानी कि ऐसे शब्द जो अपने देश में ही उत्पन्न हुए हों उन्हें देशज या देशी शब्द कहते हैं। या यूं कह सकते हैं कि जिनकी उत्पत्ति का, ध्यान देना फिर से बात को, ये परिभाषा पूछी भी गई है कि जिनकी उत्पत्ति का पता ना चले, ऐसे शब्द जिनकी उत्पत्ति का पता ना चले उन्हें क्या कहते हैं, देशज या देशी शब्द कहते हैं। उन्हें देशज या देशी शब्द कहते हैं। ठीक है, इसके मुख्य रूप से आपके दो प्रकार से कुछ लोगों ने इसके भेद किए हैं। देशज, पहला उन्होंने कहा अनार्य भाषाओं से आए हुए शब्द, अनार्य भाषाओं से आए हुए शब्द, और दूसरा उन्होंने कहा अनुकरण मूलक शब्द। क्या कहा, अनुकरण मूलक शब्द कहा। अनार्य भाषाओं से आए हुए शब्द को उन्होंने एक नाम और दे दिया, द्रविड़ मूलक शब्द। क्या कहा, द्रविड़ मूलक शब्द कहा। ठीक है, तो कहने का मतलब क्या हुआ, अनुकरण का मतलब होता है जब कोई एक व्यक्ति यानी उसमें बोलता है उसी का अनुकरण करके दूसरा भी, जैसे मैंने कहा मिमियाना, हिनहिनाना, चहचहाना, टिमटिमाना, कहकहाना, बजबजाना। ठीक है, ऐसे शब्द जो है आपके क्या होंगे, अनुकरण मूलक शब्द होंगे। ऐसे शब्द क्या होंगे, आपके अनुकरण मूलक शब्द होंगे। बात क्लियर? तो जैसे हमने यहां पर कह दिया चहचहाना, टिमटिमाना, हिनहिनाना, इस तरह के शब्द बहुत से आपके क्या होंगे, अनुकरण मूलक शब्द होते हैं। ठीक है, और अब थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं अनार्य भाषाओं से आए हुए शब्द। अनार्य भाषाओं से जो आए हुए शब्द हैं इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कशन करते हैं, कौन कौन से थोड़ा सा शब्द होते हैं अनार्य भाषाओं से आए हुए शब्द, इनको थोड़ा सा लिखते हैं और कौन कौन से होंगे। अनार्य भाषाओं से आए हुए शब्द, या इसी को क्या कहते हैं, द्रविड़ मूलक शब्द भी कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं, द्रविड़ मूलक शब्द भी कहते हैं। ठीक है, हाँ देखते हैं बेटा, यानी कि हमने कहा अभी देशज में, देशज मैंने कहा दो प्रकार के आपका अनार्य भाषाओं, अनार्य भाषाओं या इन्हीं को कहते हैं द्रविड़ मूलक शब्द। मैंने ऐसे शब्द लिखे हैं जो ज्यादा करके पेपर में प्राय पूछे जाते हैं, जैसे मैंने कहा लोटा, कटोरा, खिचड़ी, खिड़की, पगड़ी, चिड़िया, जूता, तेंदुआ, हुनगी, पगड़ी, पगड़ी दो दो बार हो गया है, पगड़ी, पानी, फटफटिया, भोंपू, और यहीं पर कुछ शब्द और आ जाते हैं, जैसे मैंने कहा जो देखने में विदेशज लगते हैं लेकिन वास्तव में वो विदेशज नहीं होते, क्या होते हैं, देसी। जैसे मैंने कहा इडली, डोसा, सांभर, ये शब्द भी आपके क्या होते हैं, देशज शब्द होते हैं। ठीक है बेटा, ये मुख्य रूप से है जो ज्यादा है, तो और इसके अलावा बहुत से शब्द होते हैं, लेकिन मैंने वो शब्दों का वर्गीकरण यहाँ पर लिख दिया है जो ज्यादा करके प्राय पूछे गए हैं, जिसमें से लोटा कई बार आया हुआ है, पगड़ी कई बार पूछी गई है, आपका खिचड़ी आया हुआ है यहाँ पर, और आपका तेंदुआ और जूता, ये कई बार ऐसे शब्द हैं जो ज्यादा करके प्राय क्या हुए हैं, पूछे गए हैं। ठीक बेटा, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब जो है इसकी यहां तक समझ में आया आपको कि तत्सम क्या होंगे, तद्भव क्या होंगे और देशज क्या होंगे। ठीक है बेटा, अब चर्चा करते हैं विदेशज में। तो विदेशज शब्द या विदेशी शब्दों की हम चर्चा आपको अगले वीडियो में करेंगे। ठीक है, धन्यवाद।